दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पल्लवी राय। आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। कल ही देवरिया के सदर अस्पताल से लौट कर आई हूं और एक महिला की कहानी आपको बताने जा रही हूं। ये बताने जा रही हूं कि जब मैं उस अस्पताल में गई और उस महिला से मिली जिसकी स्टोरी मुझे कवर करनी थी, उनसे मिलने के बाद, उनकी बात सुनने के बाद, एक पत्रकार होने के नाते, या ये कहिए कि एक महिला पत्रकार होने के नाते, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मतलब ऐसे धर्म संकट में मैं थी कि एक तरफ मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे चिड़चिड़ापन हो रहा है। मैं उन तमाम लोगों से सवाल करना चाहती हूँ जिन पर जिम्मेदारियां हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मैं उस महिला की स्थिति और परिस्थिति देखकर कुछ ना बोल पाने की स्थिति में थी। यानी कि एक पल में आप दो तरीके से फंसे हुए हैं। एक तरफ आपको चिल्लाने का मन कर रहा है, चीखने का मन कर रहा है, तमाम हुक्मरानों से सवाल करने का मन हो रहा है, और दूसरी ही तरफ आप जब उस महिला की तरफ देखते हैं तो आप असहाय महसूस करते हैं। इसलिए असहाय महसूस करते हैं क्योंकि अगर मेनका की बात को ध्यान से सुना जाए और उनके पति की बात को ध्यान से सुना जाए तो उन्होंने बताया कि करीब 3 से 4 बार तो वो मुख्यमंत्री जी के से मिल चुके हैं। 3 बार मुख्यमंत्री जी ने खुद अपने हाथ से उनकी बेटी को चॉकलेट भी दिया है। यानी कि 3 बार मुख्यमंत्री जी के सामने ये परिवार पहुंचता है, अपनी समस्या बताता है और मुख्यमंत्री जी से उम्मीद करता है कि मुख्यमंत्री जी इनकी समस्या सुनेंगे और इन पर कुछ ना कुछ कठोर कार्रवाई करके इनको न्याय मिलेगा। अब जब हम उनसे बात कर रहे थे तो उनके पति ये बताते हैं कि मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। हम अपनी बेटी को कड़कती धूप में चंद पैसे इकट्ठा करके चॉकलेट खाने नहीं बल्कि न्याय लेने जाते हैं। इस तरीके की बात सुनने के बाद ये समझ नहीं आ रहा था कि सवाल किससे किया जाए। तमाम कॉल रिकॉर्डिंग भी ये परिवार हमें सुनाता है और बताता है कि बार बार जब ये प्रशासनिक तमाम जिम्मेदार लोगों तक पहुंचते हैं, कभी एसपी का नाम लेते हैं, कभी दरोगा का नाम लेते हैं, तो कभी अन्य लोगों का नाम ले लेकर कॉल रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। बताते हैं कि हम जब अपनी परेशानी लेकर तमाम लोगों तक पहुंचते हैं, तमाम लोगों से अपनी समस्या बताते हैं, तो कुछ लोग हमें कैसे बोलते हैं और कुछ कैसे बोलते हैं। उस कॉल रिकॉर्डिंग को सुन सुनकर गुस्सा और बढ़ रहा था। मतलब समझिए कि एकदम पारा अपने सिर पर चढ़ गया था और ऐसा लग रहा था कि हमें जाकर सवाल करना चाहिए और पूछना चाहिए कि आखिर क्यों काम नहीं हो रहा, क्यों इन परिवार को न्याय नहीं मिल रहा। एक घटना और आपको बताती हूँ। जब मैं वहां गई तो वहां एक छोटी सी बच्ची थी, करीब 5 से 6 साल की, उनकी अपनी बेटी थी। उसने एक सवाल किया जिसका जवाब मेरे पास नहीं था। वो अपने पिता की तरफ देखकर पूछ रही थी कि पापा 3-4 दिन से लगातार ये पत्रकार क्यों चले आ रहे हैं, माइक लेकर बार बार मम्मी को उसी रात के बारे में क्यों पूछ रहे हैं जब मम्मी रोने लगती हैं। आखिर ये सवाल बार बार ये लोग क्यों करते हैं। अब इसका जवाब आप क्या दे सकते हैं। पत्रकार होने के नाते मैं ये कहती हूँ कि मेरी जिम्मेदारी है, मैं उनकी समस्या सुनूंगी, तब आप तक पहुंचाऊंगी, शायद उनको न्याय मिल जाए। लेकिन क्या अगर मैं वो समस्या सुनती हूँ, आप तक पहुंचाती हूँ, तो न्याय मिल पाता है? सवाल तो हो सकता है। सवाल ये भी हो सकता है कि आखिर इस परिवार को इतना कुछ क्यों झेलना पड़ा। मैं अब आपको इस कहानी के पीछे ले चलती हूँ, ये बताती हूँ कि पूरा ये मामला क्यों हुआ, कैसे हुआ। जब हम मेनका से बात कर रहे थे तो मेनका ने हमें बताया कि एक बार मेरे ससुराल, सिर्फ एक बार नहीं, इससे कई बार पहले भी मेरा ससुराल पक्ष मुझे मार चुका है। सिर्फ घर में ही नहीं, सड़क पर भी मार चुका है। उन्होंने ये भी बताया कि एक बार तो वो सड़क पर मेरा बाल खींचकर मुझे मार रहे थे, लेकिन कोई बोलने तक नहीं आया। उन्होंने बताया कि चौराहे पर जब वो मुझे पीट रहे थे तो मैं चिल्ला रही थी, लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुन रहा था क्योंकि मेरे ससुर बहुत दबंग टाइप हैं। उन्होंने ये एक नाम लेकर ये भी बताया कि फला पार्टी से जुड़े हुए हैं और फला मंत्री हैं। अब मैं उनकी बात को ध्यान से सुन रही थी तो मैं ये समझ रही थी कि अगर आपके पास पैसा है, रुतबा है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप किसी को भी सरेआम रोड पर पीट सकते हैं, घसीट सकते हैं, मार सकते हैं और आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब अगर मैं आपको बताऊं तो वो मुझे कई कागजों के पन्ने दिखा रहे थे। मैं सिर्फ पन्ने बोल रही हूं। मैं ये नहीं कह रही कि वो FIR था, मैं ये नहीं बता रही हूं कि वो कंप्लेन था, क्योंकि वो सिर्फ पन्ना बनकर रह गया है। वो परिवार बार बार थाने पर जाता है, बैठता है, तहरीर देता है, अपनी समस्या बताता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। महिला ने जो जो मुझे बताया, अगर मैं वो सब सिलसिलेवार तरीके से आपको बता दूं तो ये वीडियो कई महिलाएं भी देख रही हैं। मुझे पूरा यकीन है कि कुछ लोग रो पड़ेंगे, कुछ लोग ये कहेंगे कि यहाँ पर बैठकर बोलने से क्या फायदा। मैं आपको बताती हूँ, जब मैं उस महिला से मिली तो उन्होंने बताया कि ये जो घटना जो आप मेरे से पूछने आई हैं, उससे पहले मैं आपको बताती हूँ
ठीक 1 महीने पहले मेरे पेट में एक बच्चा था जो 5 महीने का हो चुका था, छठवां लगने वाला था। उसने बताया कि मेरे ससुराल पक्ष के लोगों ने, मेरे देवर और ससुर ने मुझे इस तरीके से पीटा था कि मेरे पेट में अचानक रात में दर्द होने लगा। और सुबह जब मैं देवरिया के सदर अस्पताल में आई हूँ, जहाँ पर अभी हूँ, 1 महीना पहले यहाँ पर एक बार और आ चुकी हूँ, वो बताई कि मुझे इस तरीके से पीटा गया था कि मेरे पेट में जो बच्चा था वो मर चुका था। मरे हुए बच्चों का अबॉर्शन हुआ। मैं उस अबॉर्शन की रिपोर्ट लेकर थाने पहुंचती हूं और ये बोलती हूं कि मेरे बच्चे को मेरे ससुराल वालों ने मार डाला, तो मेरी एफआईआर तक नहीं लिखी जाती है। इस तरीके की तमाम आरोप वो महिला बार बार लगाती हैं और जब आप उनकी बात सुनते हैं तो आप ये कतई भरोसा नहीं करेंगे कि ये वही रामराज है, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर महिलाओं के सम्मान की बात बार बार बड़े मंचों से कही जाती रही है। बार बार ये कहा जाता रहा है कि महिलाओं के सम्मान में फला पार्टी मैदान में, ये कहकर न जाने कितनी बार वोट मांगे गए, न जाने कितने कार्यक्रमों में ये बताया गया कि अगर महिलाओं की सबसे ज्यादा स्थिति अगर कहीं अच्छी है, महिलाओं को सबसे ज्यादा अगर सम्मान कहीं मिल रहा है तो वो मिल रहा है उत्तर प्रदेश में। ये घटना जो मैं आपको बता रही हूँ वो गोरखपुर मंडल में लगता है देवरिया, और देवरिया की घटना मैं आपको बता रही हूँ, उस महिला की कहानी आपको बता रही हूँ जो तड़प तड़प कर न्याय मांगती रही लेकिन उसको न्याय नहीं मिला। एक सवाल तो ये भी हो सकता है कि जब उस महिला को बुरी तरीके से उसके ससुराल पक्ष पीट रहा था तो आस पड़ोस के लोग न जाने क्यों नहीं बोल रहे थे। महिला ये बता रही है कि वो दबंग थे इसलिए पड़ोसी नहीं बोल रहे थे। सवाल तो ये हो सकता है कि क्या उनके घर की बेटियों को या बहुओं को अगर पीटा जाएगा तो दबंगई की वजह से ही वो चुप रहेंगे? क्या वो अपनी महिला, अपने घर की महिलाओं के लिए, बहन के लिए, बहुओं के लिए, माओं के लिए भी आवाज नहीं उठाएंगे? अगर अपनी माओं के लिए आवाज उठा सकते थे तो मेनका के लिए क्यों नहीं उठाया? सवाल ये हो सकता है। सवाल तो तमाम हो सकते हैं। सवाल तो ये भी हो सकता है कि जो लोग बार बार दलितों के नाम पर वोट मांगते हैं, दलितों के लिए मसीहा कहे जाने वाले तमाम लोग जो बड़े बड़े मंचों पर दलितों के हितैषी बनते हैं, वो भी कभी नहीं आए। मैं आपको बताऊं, ये परिवार जो है वो कई बार तड़पता रहा, कई बार कई लोगों के सामने गिड़गिड़ाया, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब पूरी घटना बताती हूँ। एक रात, काली रात थी। उस रात में वो एक परिवार, ये पत्नी, पति और बच्चे, एक बच्ची जो जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया, छत पर सो रहे थे। रात को करीब 3 बजे परिवार के लोग अपनी दुश्मनी निकालने के लिए उस महिला को मारने पहुंच जाते हैं। कुछ लाठी लेके आते हैं, कुछ डंडा लेके आते हैं, कुछ रस्सी लेके आते हैं और कुछ जिनको जो मिला वो लेकर चले आते हैं। महिला को बुरी तरीके से पीटने लगते हैं और पीटते हैं, इस तरीके से पीटते हैं, पहले मुंह पर रस्सी बांध देते हैं ताकि आवाज बाहर ना निकल सके, बहुत तेज वो महिला चिल्ला ना पाए। रस्सी से मुंह बांधते हैं, हाथ बांधते हैं, उसके साथ गलत काम करते हैं और जब गलत काम करने से भी पेट नहीं भरता है तो उसके प्राइवेट पार्ट पर लाठी डाल देते हैं। महिला ने मुझे ये तक बताया कि महिला की बात को अगर ध्यान से सुना जाए तो उन्होंने ये बताया कि डॉक्टर ने मुझे बताया है कि मेरे प्राइवेट पार्ट से राख मिला है। तो आप ये समझिए कि जलती हुई आग जिस पे चूल्हे पे जिस पर खाना बना था, उस लकड़ी से उसके देवर ने इस तरीके का काम किया है। अब इसके बाद भी वो रिपोर्ट लेकर बैठी हुई हैं, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। किसी भी आरोपी को अभी तक पकड़ा नहीं गया है। रिपोर्ट आप लेकर कहां कहां तक दौड़ सकते हैं। अब मैं अगर आपको सारी कॉल रिकॉर्डिंग सुना दूं जो वो तमाम महिला, तमाम लोगों से बात कर करके जो कॉल रिकॉर्डिंग हमें दी हैं, वो कॉल रिकॉर्डिंग सारी मैं सुनाना तो चाहती हूँ, लेकिन एक महिला होने के नाते मैं नहीं सुना रही हूँ। मैं इसलिए नहीं सुना रही हूँ कि अगर किसी और लड़की के साथ कभी भी गलत होगा तो वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाएगी कि कभी किसी दरवाजे पर जाकर न्याय की भीख मांगे, कभी किसी खाकी वर्दी पर इतना भरोसा नहीं जता पाएगी कि जाकर अपनी समस्या बता दे। मेनका हमें ये बताती हैं कि जब वो अपनी समस्या बता रही थी तो तमाम लोग ये कह रहे थे कि जब तुम्हारे साथ बलात्कार हो रहा था तो तुम चिल्ला क्यों नहीं रही थी? अगर किसी के मुंह पर रस्सी बंधी होगी तो कोई चिल्लाकर अपने बारे में कैसे बता देगा? आप जरा मुझे बताइए। अब जब वो अपने पेट पर लगा चाकू लेकर आपके पास पहुंच रही है, अपनी समस्या आपको बता रही है, तब भी आप सुनने को तैयार नहीं। एक बात और बताती हूँ, मेनका की बात कोई सुनने को तैयार नहीं था। मेनका ने खुद से ही ट्विटर पर अपनी समस्या लिखना शुरू किया, तब जाकर धीरे धीरे लोग उनके आगे आए, उनके बारे में सुनना शुरू किए। उनकी समस्या को अब धीरे धीरे सुना जा रहा है, लेकिन किसी भी आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। मेनका की बात को ध्यान से सुना जाए तो वो बताती हैं कि किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हैं उनके चाचा ससुर।
तो यानी कि अगर आपके पास एक अच्छी ताकत होगी तो आप किसी के साथ कुछ भी कर लेंगे और आपको किसी तरह की कोई भी सजा नहीं होगी। अगर मैं इस वीडियो में बहुत बोलूं तो मुझे बहुत परेशानी है ये बताते हुए कि जब मैं उस महिला से बात कर रही थी तो उसके आंख में एक बूंद आंसू तक नहीं था। वो मुझे सारी घटना बताती हैं लेकिन एक बार सिसकी तक नहीं मारती हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो महिला इतनी मजबूत कैसे हो गई। फिर जब मैं उनकी बात को ध्यान से सुनती हूँ और समझती हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि अब मेनका के साथ इससे ज्यादा बुरा और क्या ही हो सकता है। एक चीज हो सकता है कि कोई उनकी जान ले सकता है, इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, अब एक सवाल आपसे भी मैं पूछना चाहती हूँ, उन तमाम दर्शकों से पूछना चाहती हूँ, उन तमाम समाज सेवियों से पूछना चाहती हूँ, उन तमाम लोगों से पूछना चाहती हूँ जो महिलाओं के सम्मान की बात बार बार करते हैं। अभी आपने निर्भया की घटना आपको याद ही होगी, 2012 की है, बहुत ज्यादा पुरानी भी नहीं है। उस घटना को जब हम देखते हैं, हम महिला होने के नाते और तमाम लोग जब उस घटना के बारे में सुनते हैं तो हमारी रूह कांप जाती है। हम एक एक रुपए का कैंडल ले लेकर मार्च कर करके उसको न्याय दिलाने की बात करते हैं और कहते हैं कि बहन हम शर्मिंदा हैं क्योंकि तेरे कातिल अभी जिंदा हैं। लेकिन मेनका के लिए ऐसा कोई नारा नहीं लिया जा रहा है। मेनका के लिए वो तमाम समाज सेवी भी आगे नहीं आ रहे हैं और वो लोग भी आगे नहीं आ रहे हैं जो संवेदनशील हो जाते हैं ऐसे मुद्दों पर। क्यों? क्या मेनका दलित है इसलिए उनके साथ ऐसा हो रहा है? परिवार, अब मैं आपको बताती हूँ, परिवार सिर्फ इसलिए इस शादी के खिलाफ था क्योंकि जो लड़का है वो राजपूत था और लड़की जो है वो दलित थी। तो परिवार ये चाहता था कि शादी अपनी बिरादरी में होनी चाहिए। तो मेनका ये सब कुछ सिर्फ इसलिए झेल रही हैं क्योंकि वो दलित समाज से आती हैं और वो उस समाज से नहीं आती जिस समाज से उनके पति आते हैं। पति को पत्नी अच्छी लगती थी, उन्होंने अपने आपस में प्यार किया, शादी की, एक बच्ची भी हुई, एक बच्चा भी हो जाता, लेकिन ससुराल पक्ष ने होने नहीं दिया। परिवार सुखी से चल रहा था। मिर्ची उन लोगों को लग रही थी जिनका नाक कट रहा था। नाक क्यों कट रहा था? क्योंकि लड़की दलित समाज से आती है और लड़का क्षत्रिय समाज से आता है, राजपूत है। तो अगर मैं ये पूछूं कि किनको ये हक है कि वो इस तरीके की हत्या कर दें सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी बिरादरी में, उनकी जाति में शादी नहीं हो रही? सवाल तो मेरा आप सभी लोगों से है। मैं सभी लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि आप इंतजार कर रहे हैं कि मेनका की मौत हो जाए, उसके बाद आप आवाज उठाएं, उसके बाद आप कुछ करें। ये देवरिया की घटना है, आज की नहीं है, कई दिन पुरानी है, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। तमाम मीडिया घरानों में चुप्पी थी, तो मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए। मैं सिर्फ इसलिए बोलने चली आई क्योंकि मैं जब ऐसी कोई घटना देखती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है। मुझे इसलिए डर लगता है कि हम ऐसा भारत बनाने के लिए मेहनत नहीं कर रहे। हमें ये कहा जाता है कि हमारा भारत, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता सबसे अलग है। हमने तो कबीर के तमाम दोहे भी पढ़े हैं जिसमें कहा गया है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आकर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। यानी कि आप पोथी पढ़ के कुछ भी नहीं कर सकते, बस प्रेम की भाषा आपको एक अच्छा समाज बनाने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन ये जो प्रेमी थे, ये आपस में प्रेम करते हैं। एक बच्ची होती है, लेकिन मिर्ची परिवार वालों को इसलिए लगती है क्योंकि लड़की अपनी बिरादरी में नहीं थी। परिवार वाले लड़की को सिर्फ इसलिए टॉर्चर कर रहे थे क्योंकि वो चाहते थे कि बेटा इस बहू को छोड़ दे, एक नई बहू आए, एक अच्छा दान दहेज आए, बिरादरी में शादी हो जाए। सोचिए कि एक पिता, एक माँ अपने ही बहू के साथ ऐसा काम करते हुए एक बार भी नहीं हिचके, एक बार भी नहीं शर्माए, एक बार भी उन्हें समाज का भय नहीं था। क्यों? क्योंकि वो समाज जो तमाम जगहों पर महिलाओं के साथ अगर रेप हो जाए तो बार बार सवाल होता है उनके कपड़ों पर, बार बार सवाल होता है महिला ने ऐसा क्या किया होगा कि पुरुष अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाया होगा। तो हर बार गलती महिला की होती है। इस बार भी तमाम लोग चले आएंगे मेनका की गलती बताने, ये बताने कि अपनी औकात से ऊपर किसी लड़के को क्यों पसंद कर लिया, अपनी औकात से ऊपर किसी लड़के को पसंद कर शादी करने का हक इस समाज को किसने दे दिया। मुझे पता है कि ऐसे लोग भी आएंगे और मेरे वीडियो में तमाम ऐसे कमेंट आते ही रहते हैं। अभी मैंने एक और वीडियो, पिछला एक वीडियो बनाया था ऑर्केस्ट्रा गर्ल पर, तब तमाम कमेंट्स मुझे आए थे कि अच्छी चीजों पर बात करिए ना, ऐसी लड़कियों पर बात करके आप
क्यों समाज को गंदा कर रही हैं। तो हाँ, अगर कोई लड़की ऑर्केस्ट्रा में डांस करती है तो वो समाज को गंदा करती है। अगर कोई लड़की अपनी पसंद से किसी लड़के के साथ शादी करना चाहती है तो वो समाज को गंदा करती है। और समाज को अच्छा कौन करता है? समाज को अच्छा वो लोग करते हैं जो अपने हाथ में कानून को ले लेते हैं, सजा दे सकते हैं, किसी का भी गला घोट सकते हैं, किसी के साथ भी रेप कर सकते हैं और जो मन चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि समाज में अब ना सुप्रीम कोर्ट बचा है ना हाई कोर्ट बचा है। न्याय देने का हक इन चुटपुट लोगों के पास हो गया है जो अपने आप को समाज के ठेकेदार बनते हैं और समाज को सही राह दिखाने वाले यही लोग हैं। अगर ये लोग ना हो तो समाज में तो गंदगी ही फैल जाएगी। ऐसे लोगों को बहुत धन्यवाद कि आप लोगों की वजह से हमारा समाज बेहतर बन रहा है। आप लोगों की वजह से ही तमाम महिलाएं अब गर्व से बाहर निकलती होंगी और सहमती भी नहीं होंगी, क्योंकि उनको लगता होगा कि विश्वगुरु तो अब हम बन ही गए हैं, रामराज तो अब आ ही गया है। और रामराज ऐसे आया है जहां महिलाओं के साथ हिंसा करते वक्त ना आपके हाथ कांपेंगे, ना आपको किसी का डर होगा, ना आपको पुलिस का डर है, ना खाकी का डर है, ना कोर्ट का डर है। और सबसे बड़ी बात कि वो तमाम लोग भी आगे नहीं आ रहे हैं जो इस समाज के हितैषी बनते हैं। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। महिला होने के नाते भावुक हूं। मुझे पता है कि अभी भी मैं अपनी पीड़ा उस तरीके से नहीं रख पाई हूं। आगे भी वीडियो बनाऊंगी, इसी मुद्दे पर बनाऊंगी और बनाती रहूंगी जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा। ये कहानी उस महिला की है जो अभी भी अस्पताल में तड़प रही है, पेट पर चाकू लगा हुआ है, प्राइवेट पार्ट में अभी भी पेन हो रहा है, लेकिन सिसकी नहीं है, ना सिसक रही है, ना आंख में आंसू है, क्योंकि उनको पता है कि समाज के ये जो दरिंदे हैं उन्होंने अपनी दरिंदगी दिखा चुका है। अब इससे ज्यादा वो मेरे साथ कुछ बुरा नहीं कर सकते। बुरा ज्यादा ज्यादा ये होगा कि जान चली जाएगी। हाँ, अगर मेनका की जान चली जाती है तो मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि वो तमाम समाज सेवी आएंगे, एक एक रुपए की कैंडी ले लेकर रात में मार्च करेंगे और कहेंगे मेनका हम शर्मिंदा हैं क्योंकि तेरे कातिल अभी जिंदा हैं। लेकिन मेनका अभी जिंदा है, इसलिए ना लोगों को शर्मिंदगी हो रही है और ना बुरा लग रहा है। अगर आप इस मुद्दे पर थोड़े भी संवेदनशील हो रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि किसी महिला के साथ यौन हिंसा करना गलत है, और यौन हिंसा क्या ये दरिंदगी है, बुरी, मतलब मैं बोलूं कि अगर आप इस महिला से मिलकर आएंगे ना तो आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि मुझे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। भावनाओं में बहकर कुछ ज्यादा बोल गई हूँ। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।